Assalamu alaikum everyone. Once again, I welcome you all in the Tuesday club of our departmental seminar, Tafuzi of Samajiti. Today, my senior ma'am, Dr. Jannat ma'am, is going to present on the topic housing. So I would like to welcome her on the podium. Please come and present your presentation. Okay. Okay. Assalamu alaikum. Myself Dr. Jannat Khan, PG Scholar, Department of USM, Government TB College and Hospital, Patna. Today's the topic of my presentation is housing, that is Masakin, under the supervision of Dr. Muhammad Tanveer Alam, Assistant Professor cum HOD. इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, हमारा कंटेंट क्या क्या है, उसको पहले देख लेते हैं. हमारा कंटेंट होगा, सबसे पहले हम हाउसिंग की इंट्रोडक्शन देखेंगे. सोशल गोल उसका क्या है, टाइप्स ऑफ हाउसिंग, क्राइटेरिया फॉर हेल्थफुल हाउसिंग, हाउसिंग स्टैंडर्ड, हाउसिंग एंड हेल्थ, हाउसिंग प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग एंड इंडिकेटर ऑफ हाउसिंग. इंट्रोडक्शन. हाउसिंग हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमारे लाइफ का भी और हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, हाउसिंग या फिर ओवर क्राउडिंग. तो इसको देख लेते हैं कि हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमें शेल्टर, सेफ्टी के साथ साथ एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम खुद को रेस्ट महसूस करते हैं. ये शेल्टर और सेफ्टी किन किन चीजों से प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि हर एक वेदर में, जैसे एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है, बरसात हो रही है, तो हम अपने घरों में रहकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं. कोई अगर कहीं पे कोई वबा फैला हुआ है, जैसे कोविड-19 अभी हाल ही में हम लोग होकर गुजरे हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीजों से खुद को अपने घर में सुरक्षित रखकर हम उस बीमारी को होने से बचा सकते हैं. रोडेंट से, इंसेक्ट से, हर एक चीज से कि घर हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराता है. और ये किसी भी इंसान की बेसिक नीड के साथ साथ वहाँ की इकोनॉमिक लिविंग स्टैंडर्ड को भी इंडिकेट करता है. जैसे कि हाउसिंग की कंडीशन को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हाँ, ये इस इंसान का इनकम क्या होगा. जैसे कि कोई लो इनकम करने वाला फैमिली है, या फिर मिडिल क्लास फैमिली, या फिर हाई क्लास फैमिली है. तो हाई क्लास फैमिली क्या होता है कि वो साइड से लेकर उसका जो घर का लोकेशन होगा वहां से लेकर उसका इंटीरियर, एक्सटीरियर सब कुछ एक इवन क्लास का होता है. हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये बहुत अच्छा इनकम करता होगा, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है. मिडिल क्लास फैमिली क्या होता है कि अगर वो साइड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, साइड अगर अच्छी जगह ले लेता है, तो कहीं ना कहीं उसको घर बनाने में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है कि इंटीरियर वगैरह में उसका कॉम्प्रोमाइज. और एक लो क्लास जो फैमिली होती है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसका जो प्राइमरी मोटो होता है कि बस हमारे ऊपर एक छत हो जाए, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि हमारा साइट क्या है, हमारे घर की डिजाइनिंग क्या है, हमारा रूफ क्या है, वॉल क्या है, उसको कुछ भी नहीं मतलब है. बस वो इन सब चीजों पे ध्यान देता है कि बस हमारे ऊपर एक छत हो जाए. तो कहीं ना कहीं जो हाउसिंग होता है एक बेसिक नीड के साथ साथ उस इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है. मॉडर्न कंसेप्ट अगर हाउसिंग की हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हाउसिंग एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि ये एक कम्युनिटी का पार्ट है. ठीक है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ से रिलेटेड होता है. इस वजह से जब कभी भी अपना हाउसिंग का प्लान कर रहे हैं तो आप सोसाइटी पे बहुत ध्यान दीजिए कि आप किस सोसाइटी में रहने जा रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, उसका आप पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपके बच्चों के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आएगा. इन सब चीजों का हम लोग को बहुत ध्यान रखना होता है. क्राइटेरिया फॉर हेल्थफुल हाउसिंग. WHO कमेटी ने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बताया है हेल्थफुल हाउसिंग का. जैसे इन्होंने बताया कि हाउसिंग जो होता है हमें एक फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, शेल्टर प्रोवाइड कराता है.
शेल्टर सैनिटरी शेल्टर होना चाहिए, और प्रोवाइड अ प्लेस फॉर कुकिंग, ईटिंग, वॉशिंग एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, किस तरीके से ये हमें कम्युनिकेबल डिजीज से बचाता है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया ऊपर। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्ड्स और ऑफ एक्सपोजर टू नॉइज एंड पोल्यूशन, encourage the personal community development, promote the social relationship by the mean of promote the mental health। अगर आप एक अच्छे कम्युनिटी में रह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके सोशल ग्रोथ के साथ साथ आपका मेंटल ग्रोथ भी हो रहा है। क्या होता है कि अगर हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, तो इन सब चीजों का भी हमें खास ख्याल रखना होता है। सोशल गोल ऑफ हाउसिंग, हाउसिंग का गोल देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 5 गोल बताए गए हैं। पहला है शेल्टर, जो एक इंसान की प्राइमरी नीड होती है, जो अपने जिसका स्पेशली जिसका घर रूरल एरिया में होता है, तो वो अपने लिए अगर थोड़ा बहुत पैसे इनकम वो करता है तो वो सोचता है उसकी पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ही होता है कि वो शहर की तरफ अपना घर बनाए, ताकि वो अपने लिए ना सही अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आसानी हो जाए। और एक शेल्टर होना चाहिए जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, फैमिली लाइफ जहाँ पर हम अपनी एक बेहतरीन फैमिली लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। एसेस द कम्युनिटी फैसिलिटीज, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप घर जो उठा के कहीं भी बना लीजिए। मतलब यहाँ पे भी बताया गया है कि आप घर जब प्लान कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे प्लान करिए जहां से आप जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स वगैरह आ रही हैं, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह आ गए या फिर कोई इमरजेंसी वगैरह आ गई, वहां पे रीच आसानी से हो, सड़क वगैरह अच्छे से बने हो, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आसानी से वहां से मिल सके, और मतलब वहाँ पे सीवेज वगैरह का प्रॉपर व्यवस्था हो, अच्छी पानी की व्यवस्था हो, हर एक चीज आसानी से आपको अवेलेबल हो। इन सब चीजों का भी ध्यान रखकर हमें हाउसिंग का प्लान करना चाहिए। फैमिली पार्टिसिपेशन, जैसे फैमिली पार्टिसिपेशन में यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि आजकल हम लोग बहुत अपने आप को कंजर्व कर रखने लगे हैं, हमें पता ही नहीं है हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। थोड़ा सा पहले जैसे गांव वगैरह में ये सब चीजें नहीं देखने को मिल रहा है, शहरों में ये सब चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। इसकी वजह से हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो हम उसको बहुत बड़ा इश्यू बना के रख लेते हैं, यार हमारे लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हम कैसे, इससे क्या है। लेकिन जब हमारा वही पड़ोसियों से हमारा इखलाक अच्छा होता है, हम आपस में जब बात करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम को बताते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को उनको सुनाते हैं, तो हमें लगता है कि यार हमारी प्रॉब्लम तो इनके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ, वहां से हमको एक पॉजिटिव वाइब्स आई, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हमको मतलब वो समझ में आ रहा है कि हमारी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हम बना के रखे हुए हैं। तो हमें पड़ोसियों से एक बॉन्ड, अच्छी बॉन्डिंग बना के रखना चाहिए। इस वजह से नहीं कि मतलब, क्योंकि कभी भी अगर जरूरत पड़ती है सबसे पहले क्या होता है, हमारे पड़ोसी सबसे पहले पहुंचते हैं, रिश्तेदार और ये सब बाद में पहुंचेंगे। तो फैमिली पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मतलब हमारी कम्युनिटी में फैमिली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे हम पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं अपना घर बनाने में, कहीं ना कहीं हम ये चीज मान के रखते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो ये जो पैसा हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं ये निकल सकता है, ठीक है। तो अपना ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ये प्रोवाइड कराता है। फिर देखेंगे हाउसिंग स्टैंडर्ड। तो इन्वायरमेंटल हाउसिंग क्राइटेरिया 1947 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना हाउस प्लान जब करें तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि साइट। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया कि कहीं पर भी जाकर अपना घर बनवाएगा, नहीं। साइट जब हम प्लान करते सबसे पहले, जब हम किसी से बिल्डर से बात करें तो वो कहता है कि मैम आपको साइट कैसा चाहिए, सर आपको साइट किस लोकेशन पे आप देख रहे हैं। तो हमेशा हम क्या बताते हैं कि जहाँ से हमारी रोड से कनेक्टिविटी आसानी से होती हो, जहाँ पे ऐसा ना हो प्लाट हमारा रोड से थोड़ा ऊंचाई पे हो, ताकि अगर बारिश वगैरह आ रहा है तो फ्लड वगैरह ऐसा ना हो उसका पानी हमारे घर में चला जाए। और इस वजह से रोड से थोड़ा ऊंचाई पे और देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर रोड में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। तो होते होते ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया कि रोड का लेवल ऊपर हो गया और आपका घर नीचे हो गया, वो भी नहीं सही है। साइड पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आसपास में कोई पॉन्ड, नदी नाला ना हो जहां से मतलब इन्फेक्शियस डिजीज आसानी से आपके घर में आ सके। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना है। सेटबैक, सेटबैक क्या होता है, जब हम अपने घर के चारों तरफ हाउसिंग में घर के चारों तरफ जब लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए जो हम लोग स्पेस छोड़ते हैं उसी को हम लोग सेटबैक कहते हैं। ये सेटबैक जो होता है, अगर हम देखेंगे अगर रियल लाइफ में, तो ये अर्बन एरिया के लिए शायद लागू नहीं होगा, क्योंकि अर्बन एरिया में जो होता है बहुत करीब करीब एक दूसरे के घर होते हैं। तो अगर हम स्पेस भी छोड़ेंगे तो वो शायद जिस पर्पज के लिए हम लोग छोड़े हैं कि एयर का अच्छे से वेंटिलेशन हो सके, तो वो फ्रेश एयर नहीं हमको मिलेगा, कहीं ना कहीं वही घिरा फिरा, वही अगल बगल की जब गैसेस आएंगे तो उसका कोई मकसद नहीं रह जाएगा। रूरल एरिया में ये जो
सेटबैक का जो फंडा है ये देखने को ज्यादा मिलता है। फ्लोर बेसिकली हमारा पक्का होना चाहिए, इम्परमेबल फॉर वाटर होना चाहिए, इजिली मतलब ताकि अगर वॉश वगैरह कर रहे हैं तो ड्राई हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं क्रैक वगैरह ना हो, ताकि वहां पे कोई इंसेक्ट्स वगैरह अपना घर ना बना लें, जिस घर में बहुत चूहे वगैरह ना हो जो अंदर घुस जा रहे हैं अपना बिल बना के और बीमारियां फैला रहे हैं। वॉल्स देखेंगे कैसा होना चाहिए घर का, तो कम से कम यहाँ पे थिकनेस जो वॉल की बताई गई है 9 इंच जो होती है उसका थिकनेस बताया गया, और ये बताया गया कि वॉल जो होना चाहिए वो वेल अच्छे से प्लास्टर्ड होना चाहिए। वॉल का जो कलर पे बताया गया है उन्होंने बताया कि व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट कलर आप कराइए। अच्छा, कलर क्यों बताया गया व्हाइट या ऑफ व्हाइट? वो इस वजह से ताकि उसमें हीट का जो व्हाइट कलर होता है उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन कम होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है कंडक्शन भी कम होगा, तो इस वजह से वहां पे बताया गया है। रूफ वगैरह देखेंगे तो वहां पे जहाँ पे वेंटिलेशन का अच्छे से व्यवस्था नहीं है तो कम से कम 10 फुट का छत ऊंचाई पे ही अपना छत बनवाएं। रूम्स जो होता है एटलीस्ट 2 कमरे एक घर में होना चाहिए। जैसे जैसे मेंबर ऑफ फैमिली, अगर फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रूम का नंबर भी इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर कम से कम 2 कमरा बताया गया है एक घर में होना चाहिए, लेकिन जब मेंबर बढ़ेंगे तो रूम का नंबर भी बढ़ जाएगा। क्यूबिक स्पेस में इन्होंने बताया कि एक पर्सन के लिए जो होता है, अगर कोई सिंगल पर्सन है तो उसके लिए 120 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए होगा। अगर 2 पर्सन है तो 100, अगर 100 स्क्वायर फीट का एरिया भी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 50 स्क्वायर फीट का एरिया से कम एरिया नहीं होना चाहिए। विंडो वगैरह का देख लेते हैं तो सॉरी ये फ्लोर एरिया का था, क्यूबिक स्पेस में 500 क्यूबिक फीट होना चाहिए। विंडो का देखेंगे तो विंडो में यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम एक कमरे में 2 विंडो होना चाहिए, यानी कि आपके जितना फ्लोर एरिया है 1/5 एरिया आपका विंडो कवर करना चाहिए, ठीक है। और अगर विंडो और डोर को मिला देंगे तो 2/5 एरिया। लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग वगैरह आपके कमरे घर में आना चाहिए। किचन वगैरह भी पक्का होना चाहिए, वहाँ पे वाटर की सप्लाई प्रॉपरली होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि रोडेंट्स वगैरह वहाँ पे अच्छे से मतलब आ जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सैनिटरी प्राइबी का व्यवस्था होना चाहिए। गार्बेज और रिफ्यूज का, जैसे कि हर घर में कम से कम 1 या 1.5 किलो का मान के चलिए कि कूड़ा करकट पर डे निकल जाता है, तो उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल का व्यवस्था होना चाहिए। बाथिंग एंड वॉशिंग एरिया, वाटर सप्लाई 24 आवर यहाँ पे फ्रेश वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ हाउसिंग, यहाँ पे कुछ टाइप्स बताई गई हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिटेच्ड हाउस। डिटेच्ड हाउस का मतलब ये है कि बिल्कुल एक सिंगल हाउस अगर है जहाँ पे अगल बगल में कोई भी घर नहीं है उसके कॉन्टेक्ट में, दैट इज नोन एज अ डिटेच्ड हाउस। सेमी डिटेच्ड हाउस यानी 2 घरों के बीच का अगर दीवार सेम है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमी डिटेच्ड हाउस। ग्रुप हाउस अगर एक साथ मतलब एक साथ बसे कॉलोनी वगैरह जो होते हैं, कई घर एक साथ अगर बने होते हैं तो उसको ग्रुप हाउस में रखा गया है। अपार्टमेंट जब एक स्पेसिफिक प्लेस पे बहुत सारे घर ऊपर पर बना देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अपार्टमेंट। स्काई स्केपर यानी कि जब 30-40 मंजिल अगर एक स्पेसिफिक स्पेस पे बना दिया गया है तो उसको बोलते हैं स्काई स्केपर। प्री फैब्रिकेटेड हाउस, इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्री फैब्रिकेटेड हाउस का मतलब हो गया कि आपने घर यहाँ पे बनाया, अच्छे से सब कुछ व्यवस्था किया और कहीं पे आपको और ले आकर उसको शिफ्ट कर देना है, आजकल हो भी रहा है, तो उसे बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड हाउस। हाउसिंग कंडीशन इन इंडिया, according to the national sample survey organization, that is NASO, housing condition in India can be classified as on the basis of structure, on the basis of condition, on the basis of uses of the houses. सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इंडिया में कैसी हाउसेस हैं। इंडिया में 3 तरीके के हाउसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे हैं। एक होता है आपका कच्चा, सेमी पक्का और पक्का। इसमें थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं कि इसका मतलब ये जो कच्चा घर है कितना % है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूरल, अर्बन और ऑल ओवर इंडिया हम देखेंगे। तो रूरल एरियाज में देखेंगे या फिर अर्बन एरियाज में, तो आजकल हर जगह पक्के घर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और रूरल के कंपेयर में अर्बन एरिया में पक्का घर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और ऑल ओवर इंडिया में भी पक्का घर ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद से आपका है सेमी पक्का, फिर कच्चा घर आजकल बहुत कम देखने को मिल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, तो
कंडीशन के बेसिस पे हम घरों को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका गुड, एक सेटिस्फैक्ट्री, एक होता है बैड। गुड कंडीशन घर, अगर ड्वेलिंग प्लेस पे जहाँ पे आप रह रहे हो वहां पे किसी भी तरीके का कोई रिपेयरमेंट की अगर जरूरत नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं गुड हाउस। अगर मतलब थोड़ा बहुत जैसे कि हो सकता है पेंट वगैरह कराना हो, डोर वगैरह थोड़ा सही कराने हो, मतलब थोड़ा बहुत अगर कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेटिस्फैक्टरी हाउस। अगर बहुत ज्यादा मरम्मत कराना, लग रहा है कि छत ही ना हमारे ऊपर गिर जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैड हाउस। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज ऑफ द हाउसेस, जैसे कि कुछ लोग जैसे घर को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या होता है कॉमर्शियल पर्पज के लिए बनाते हैं, कुछ लोग रेजिडेंशियल पर्पज के लिए बनाते हैं, कुछ लोग दोनों मतलब कॉमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल कर दे रहे हैं। तो उस बेसिस पर घर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल एंड अदर्स। 92.1% ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो होते हैं एंड 91.1% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड लिव इन हाउसेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज। यानी मैक्सिमम जो लोग हैं 92% रूरल एरिया में, 91% अर्बन एरिया में, तो मोटी मोटा वो लोग देखा जाए तो वो लोग रेजिडेंशियल पर्पज से अपने घर को बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल में देखेंगे तो ये इसका जो अगर रेशियो देखते हैं तो ये अर्बन एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। About 7.6% of the urban household lived in the house that was used for residential cum commercial purpose against about 4.8% for the rural areas. अभी बताया मैंने कि रूरल एरिया में ये जो है प्रचलन थोड़ा कम है कंपेयर टू अर्बन एरिया। अब देख लेते हैं कि यूनानी जो अतिब्बा हैं, यूनानी स्कॉलर्स हैं, उनका क्या मानना है। तो उन्होंने बताया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ जो हाउसेस होते हैं वो किस डायरेक्शन से आपका सन आ रहा है, आपका किस साइट पे है, जैसे कि हिली एरियाज में है, ग्राउंड लेवल पे है, नीचे है वैलीज वगैरह में, और किस कंट्रीज में है, उसके अकॉर्डिंग आपकी हाउस का जो टेम्परामेंट होता है वो बदलता जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज बदलती जाती हैं। उस बेसिस पे हमने घरों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक होता है गुड हाउसेस, एक होता है बैड हाउसेस। तो उन्होंने बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसा घर जिनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उस घर को सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद से ईस्ट, वेस्ट, फिर साउथ। फिर हाउसेस उन्होंने बताया कि जो हिलीज एरिया में प्रेजेंट होते हैं वहां पे वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां से जो भी एयर्स वगैरह आती हैं वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेश एयर आने की वजह से। हॉट कंट्रीज में जो घर होते हैं वो कोल्ड कंट्रीज के कंपेयर में ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि हॉट कंट्रीज में एयर जो होता है उतना कंडेंस नहीं होता है जितना कि कोल्ड कंट्रीज में, इस वजह से इन्होंने बताया गया है। बैड हाउसेस को देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो घर जो रिवर या श्रब के पास प्रेजेंट है और चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वहां पे जहाँ पे फ्रेश एयर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो एयर का एक्सचेंज ना हो पाने की वजह से वहां पे इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। इस वजह से उस घर को हम लोग अच्छे घर में कंसिडर नहीं करते हैं। लो लाइंग एरिया पे जो घर प्रेजेंट होता है वो हॉट टेम्परामेंट का होता है और सफोकेशन ऐसे एयर में जो होता है सफोकेशन होता है, इस वजह से, और वो बैड वेपर प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से ऐसे घर को भी हम लोग अच्छे घर में कंसिडर नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर जिस डायरेक्शन में हाउस खुला हुआ है उनका टेम्परामेंट क्या क्या होता है। अगर कोई घर नॉर्थ डायरेक्शन में ओपन है तो उसका जो मिजाज होगा वो होगा कोल्ड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई। अगर वेस्ट डायरेक्शन में खुला हुआ है तो कोल्ड एंड वेट। अगर ईस्ट में है तो मॉडरेटली हॉट एंड ड्राई। अगर साउथ में है तो हॉट टेम्परामेंट का होता है। अतिबाओं का मानना है कि जो घर इक्वेटर के जितने पास होते हैं उनका जो मिजाज होता है वो हॉट एंड ड्राई टेम्परामेंट के होते हैं, उनका मिजाज हॉट एंड ड्राई होता है। उन्होंने बताया कि अगर जो घर सन के मतलब एक्सपोज में साल में एक बार आते हैं उनका टेम्परामेंट हॉट और ड्राई होता है और धीरे धीरे वो मुतदिल हो जाते हैं। लेकिन जो घर साल में 2 बार सन के परपेंडिकुलर पड़ते हैं उनका मिजाज हॉट एंड ड्राई, बहुत ज्यादा हॉट एंड ड्राई होता है, यहाँ तक कि वो लेवल ऑफ एहतराक पे पहुंच जाता है। हाउसिंग एंड हेल्थ। हाउसिंग हमारी टोटल पार्ट, हाउसिंग इज द पार्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट ऑफ द मैन एंड द बीइंग अ पार्ट, इट इज सम एक्सटेंट रिस्पांसिबल फॉर द स्टेटस ऑफ द मैन, हेल्थ एंड वेल बीइंग। यहाँ पे कुछ बीमारियां बताई गई हैं। अगर हमारी हाउसिंग पुअर है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इसको देख लेते हैं। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड,
अगर हमारा मतलब जैसे कि हाउसिंग कंडीशन अगर पुअर है, छोटे से स्पेस में रह रहे हैं, उतना हमको मतलब स्पेस नहीं मिल रहा है, तो किसी को कॉमन कोल्ड हो गया तो वो तेजी से हमारे घर में फैलने लगता है। कॉमन कोल्ड हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया, स्किन इन्फेक्शन जैसे कि स्कैबीज, रिंगवॉर्म वगैरह, रैट इन्फेस्टेशन जैसे कि प्लेग, और फुटपोट जैसे हाउस फ्लाई और मॉस्किटो से होने वाली डिजीजेज बहुत तेजी से फैलती हैं। एक्सीडेंट वगैरह कैसे होगा, तो अगर हमारी हाउसिंग पुअर है, जैसे कि हमारे हाउस में अगर हमको दिख रहा है कि दरारें हैं दीवार पे, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अरे ठीक है चल रहा है तो चलने देते हैं, देखा जाएगा जब पैसा होगा तो बनवाएंगे। तो हो सकता है कभी थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आया या फिर आंधी तूफान आया तो हमारे घर वो गिर सकता है। इससे क्या होगा कि हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी भी उसी से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, अगर हमारा घर जैसे कि हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ऐसे लोकेलिटी में घर बनवा लिया जहाँ पे अच्छे लोग नहीं रह रहे हैं, तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। या फिर हमने अपना घर ऐसा बना लिया है एकदम टॉप फ्लोर पे जाकर अकेले रह रहे हैं, तो उसका भी हमारे माइंड पे साइड इफेक्ट पड़ता है। ओवर क्राउडिंग, यहाँ पे ओवर क्राउडिंग जो बताया गया है, ये बताया गया है कि अगर छोटे से ड्वेलिंग प्लेस पे बहुत सारे लोग एक साथ अगर रह रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। इसकी वजह से, ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये देख लेते हैं। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से लोगों का रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट सबसे पहले। अब हमको मन कर रहा है बाहर जाने का, देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं लोग 4-5 लोग, तो क्या खिसखस के सोचते हैं कि ये बैठे रहे, ठीक है। दूसरा हाइजीन, आप सोच रहे हैं कि हम सफाई कर रहे हैं, बार बार सफाई कर रहे हैं, दूसरा कोई आ रहा है फैला दे रहा है, कितना आप चिल्लाएंगे, ठीक है कर रहा है। तो हमारा भी एक वक्त आएगा जब हम सैचुरेट हो जाएंगे, छोड़ देंगे, जैसे मन करे वैसे रहे सब, ठीक। दूसरा होता है रेस्ट और स्लीप, हमको सोने का मन कर रहा है, दूसरा मोबाइल यहाँ पे देख रहा है, तो कितने क्या करें, कुछ नहीं, सब्र करेंगे, है ना। तो जब ये प्रोलॉन्ग टाइम तक हमारी लाइफ में अगर ये बना हुआ है, हम ऐसे भीड़ भाड़ में रह रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसका हमारी हेल्थ पे फिर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। हमारे नेचर में इरिटेबिलिटी आ जाएगी, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें हम चिल्लाने लगते हैं, हमारा स्लीप डिस्टर्ब, इंसोम्निया के हम शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद से फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेशन हमारा नहीं बन पाता है। अब इतने 8-10 लोग एक कमरे में रहे तो कहाँ से हम पढ़ाई करें भाई, और ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए मतलब इसे बताया गया है कि किस तरीके से कैसे कैसे प्लान करें ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। तो उन्होंने बताया कि पर्सन पर रूम, एक रूम में कितने पर्सन मैक्सिमम होने चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक रूम में 2 पर्सन, 2 रूम में 3 पर्सन, 3 रूम में 5, 4 में 7 और 5 अगर रूम है तो पर रूम 2 पर्सन कर सकते हैं। फ्लोर स्पेस, एक पर्सन के लिए 110 स्क्वायर फीट का फ्लोर बताया गया है मिनिमम, और 70 से 90 स्क्वायर फीट, सॉरी 110 स्क्वायर फीट का फ्लोर बताया गया 2 पर्सन के लिए, 70 से 90 एक पर्सन के लिए, और अगर 50 से कम स्क्वायर फीट का एरिया है तो वो नील माना गया, कोई भी इंसान वहां पे सही से नहीं रह सकता है। सेक्स सेपरेशन में बताया गया है कि अगर 2 पर्सन है 9 ईयर्स से ज्यादा तो एक कमरे में नहीं रह सकते हैं अगर वो हस्बैंड वाइफ नहीं है तो, ठीक है। इसको भी ओवर क्राउडिंग में कंसीडर किया गया है। इंडिकेटर ऑफ हाउसिंग, यहाँ पे 3 इंडिकेटर बताए गए हैं बेसिकली, फिजिकल इंडिकेटर, इकोनॉमिकल इंडिकेटर और सोशल इंडिकेटर। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल इंडिकेटर क्या होता है। तो फिजिकल इंडिकेटर वही है हमारा मतलब जिस घर में जो रह रहे हैं, जैसे कि किस हमारा फ्लोर का स्पेस क्या है, हमारे रूम की हाइट क्या है, हमारा वॉल क्या है, हमारी लाइट कैसी आ रही है, वहाँ पे वाटर का सप्लाई कैसा है, सीवेज का क्या व्यवस्था है, एयर की क्या क्वालिटी है, ये सारी चीजें जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिकली हम लोग इसी को देखकर अपना घर ही प्लान करते हैं, है ना। हाउसिंग में बस हम लोग फिजिकल इंडिकेटर पे फोकस करते हैं, बाकी तो अल्लाह भरोसे। फिर देखते हैं इकोनॉमिकल इंडिकेटर। इकोनॉमिकल इंडिकेटर में क्या होता है कि इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब आपका कितना कॉस्ट लगता है, रेंटल लेवल, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन हाउसेस एक्सेट्रा। सोशल इंडिकेटर में देखेंगे कि आपके आसपास का क्या माहौल है, कैसे एरिया में आप रह रहे हो, उसका हेल्थ पे आपके क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें आपके आती हैं सोशल इंडिकेटर में। जैसे कि इंडिकेटर रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, तो अगर आपका सीवेज और गार्बेज का कलेक्शन का अगर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो वहां पे बीमारियां बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगी। अगर वाटर का व्यवस्था अच्छा नहीं है, कंटामिनेटेड वाटर की सप्लाई है, तो वहां पे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इंसेक्ट बॉर्न डिजीज देखने को मिलेगा। ओवर क्राउडिंग की वजह से भी लोग इल होते हुए दिखाई देंगे। एक्सीडेंटल केसेस देखने को मिलेंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलेटेड टू द proximity to animals, access to medical facilities,
इंडिकेटर रिलेटेड टू द कंफर्ट। अब इसमें हमारे कंफर्ट से जैसे कि थर्मल अगर देखते हैं तो कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, ऐसा नहीं हो कि इसे बताया गया है ना अभी यहाँ पे किस एरिया में, अतिबाओं का मानना था किस एरिया में घर सबसे अच्छे माने आते हैं, किस डायरेक्शन में खुला हुआ घर अच्छे माने आते हैं, तो वहाँ पे कैसा आपका वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। एकॉस्टिक मतलब जिसमें ऐसा तो नहीं है कि आपका घर बहुत नॉइज वाले जगह पे बन गया है जहाँ पे लाउड स्पीकर वगैरह बहुत ज्यादा लोग चला रहे हैं, या फिर ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, रेलवे स्टेशन के करीब है, ये सब चीजें ध्यान देना। तो विजुअल और स्पेशल इसमें आते हैं। इंडिकेटर रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग, फ्रीक्वेंसी ऑफ सुसाइड ऑफ नेबरहुड, ड्रग अब्यूज इन द नेबरहुड। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ सुसाइड ऑफ नेबरहुड यानी कि अगर आस पड़ोस में भी अगर आपके कोई है जो शराबी वगैरह, जो शराब पी के आकर बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहा है, उसका भी आपके हेल्थ पे उसका इम्पेक्ट पड़ता है। सुसाइड लोग कर रहे हैं तो उसका भी हमारे हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ता है। हाउसिंग प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम हाउसिंग इतना मतलब वो है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हाउस मतलब लोगों को क्यों नहीं प्रॉपर हाउसिंग मिल पा रहा है, तो ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइग्रेशन। अब थोड़ा बहुत लोग के पास पैसा हो जा रहा है तो कोई भी गांव में रहना पसंद नहीं कर रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी शहर की तरफ माइग्रेट हो। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, यहाँ पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डाटा मैंने लिया है जहाँ पे ये बताया गया है कि 2001 से लेकर 11 तक अर्बनाइजेशन में कितने का ग्रोथ हुआ है। तो उन्होंने बताया कि 27.8% से 31.2% का ग्रोथ हुआ है। और लगभग हमारे इंडिया में अगर एस्टिमेट करेंगे कि हाउसिंग शॉर्टेज से कितने लोग गुजर रहे हैं तो 18 मिलियन लोग हैं जिन 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 लोगों को हाउसिंग की प्रॉब्लम है, प्रॉपर हाउसिंग नहीं मिल पा रही है। और जिनमें से 99% लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। दूसरा देखेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, उसके वजह से अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, लैक ऑफ इफेक्टिव मैकेनिज्म टू हैंडल द हैंड डिस्प्यूट्स, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जिसमें अर्बनाइजेशन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है। और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हु आर मेनली अफेक्टेड। अब यहाँ पे 2012 का एक डाटा है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि 3 ग्रुप के लोग मेनली अफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले देखेंगे लो इनकम ग्रुप की जो फैमिली है 56.18% अफेक्टेड है। उसके बाद से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग जो 39.44%, और उसके बाद से मोस्ट कॉमन अमंग द लो मिडिल क्लास फैमिली, इसमें सबसे कम देखने को मिला है 4.38%, सबसे ज्यादा लो इनकम ग्रुप फैमिली के लोग। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो पहली बात ये है कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स वगैरह अगर आ रही हैं, अगर सही तरीके से लोगों तक अगर पहुंचाया जा सके तो उससे हम हाउसिंग की जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है उससे हम बच सकते हैं। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो अभी डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं। and providing the input for redevelopment and by boosting the affordable housing by building integrated township। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जैसे कि नया टाउन बनता है, कहीं पे बहुत सारे कॉलोनी में जो घर बनते हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, अगर वहां पे हम अपनी हाउसिंग की अगर प्लान करें तो एक सिंगल से स्पेस पे बहुत सारे जब घर बन जाते हैं तो वहां पे जब जाके हम रहते हैं तो क्या होता है, हमारे वहां पे जब हम अपना खुद का घर प्लान करते हैं, प्लॉट लेते हैं, आर्किटेक्ट से अपना घर का डिजाइनिंग वगैरह कराते हैं, फिर जो भी मटेरियल वगैरह लाते हैं, उसके कंपेयर में जो बना बनाया घर मिलता है जो अपार्टमेंट वगैरह में, तो थोड़ा सस्ता पड़ता है अगर हम एस्टिमेट निकालते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे जगहों पे रहें जो नया टाउनशिप वगैरह हो रहा है, और वहाँ पे हमको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि वहाँ का सीवेज का सिस्टम क्या होगा, लाइटिंग का क्या होगा, वाटर सप्लाई कैसी होगी, क्योंकि जब वो लोग अपार्टमेंट वगैरह या न्यू टाउनशिप वगैरह का जब वो करते हैं तो वो सब कुछ व्यवस्था करके आपको देते हैं, हमें कुछ भी उसमें करना नहीं पड़ता है। इंक्रीजिंग द FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यहाँ पे है FSI लिमिट एंड बिल्डिंग वर्टिकल सिटीज। यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि आप कितने फ्लोर तक अपने घरों को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी 10-15 मंजिल बना लीजिए, जैसे कि हर एक स्टेट का जो भी है अपना अलग अलग उन्होंने एक लिमिट बना दिया है।
पॉलिसीज, फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज आई हैं जो लो इनकम फैमिली के लिए, फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, फिर अर्बन एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए। और सबसे पहले आज़ादी के बाद से ही ये प्रॉब्लम देखने को मिल गई थी। तो सबसे पहले 1954 में ये स्कीम आया जो लो इनकम फैमिली वाले लोगों के लिए था। उस स्कीम में ये था कि जो जिन लोगों का इनकम 60,000 पर ईयर से कम है, उन लोगों को 80% तक होम लोन दिया जाएगा। हाउसिंग स्कीम फॉर द मिडिल क्लास फैमिली, ये 1959 में आया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का, मिडिल क्लास फैमिली को उनको बहुत दिक्कत नहीं थी, तो फाइनेंशियल सपोर्ट देकर उनका हाउसिंग कंडीशन को सही करना मोटो था। फिर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1970 में आया था। अंडर दिस पॉलिसी एवरीवन वाज प्रोवाइडेड विद द हाउसिंग फाइनेंस पॉलिसी। इंदिरा आवास योजना 1985 में आया था। यहाँ पे जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे उनको दिया गया। नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 1998 में आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था दिस हैविंग हाउसिंग स्टॉक ऑफ बोथ ऑनरशिप एंड द रेंटल। और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी चल ही रहा है, 2015 में आया था, जिसका मकसद था 2022 तक सभी को घर मिल जाए। एजेंसीज फॉर हाउसिंग स्कीम्स, यहाँ पे कुछ एजेंसीज हैं जो इस स्कीम्स को चलाती है, जैसे स्टेट हाउसिंग बोर्ड। हर एक स्टेट का अपना अपना रूल्स रेगुलेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना घर बनवाना है। और कोऑपरेटिंग हाउसिंग, जैसे लीगल बॉडी फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म बाय द सोसाइटी। प्राइवेट इंटरप्राइजेस, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो जैसे बिरला और टाटा वगैरह हो गई, जो अपना फ्लैट वगैरह बना के बेचती हैं। इंडिविजुअल जो वो सब नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं जो अपना घर बना बना के बेचते हैं, उस वो है। एक्नॉलेजमेंट में निशा नाज, नुसरत और सद्दाम हुसैन अंसारी ने मेरी बहुत हेल्प की इसको बनाने में। थैंक यू। Slide number 5.